बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर। सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे, नमाज़ पढ़ते होंगे, कुरान पढ़ते होंगे और तर्जमा पढ़ के जो भी आपको इल्म मिल रहा है उस पर अमल करते होंगे। और नीयत सिर्फ़ अमल की होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दे दी कि इल्म से नवाजा। तो आपको स्टूडेंट पता है ना कि जिसने इल्म का रास्ता इख्तियार किया उसने जन्नत का रास्ता इख्तियार किया। तो अब इल्म जो है वो हमारे सिर्फ तवज्जो ये होनी चाहिए कि इल्म वही इल्म है जो आगे फ़ायदा कौन सा देगा, जो अल्लाह ताला का इल्म है, जो अल्लाह ताला की तरफ लेके जाएगा। मरने के बाद उसी इल्म का फ़ायदा और अमल किया हो तो उसका फ़ायदा होगा। ये दुनियावी इल्म जो है ये तो ज़ाहिर है दुनिया भी हमने रहना है तो दुनिया के अंदर भी अच्छे तरीके से गुजारने की भी, और एक वो दुआ एक आफ़ियत की भी होती है, आफ़ियत की दुआ। यानी कहते हैं कि किसी को चैलेंज ना करो, मुकाबले के लिए किसी को चैलेंज ना करो, अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगो कि अल्लाह ताला तू हमें इस तरह के मुकाबलों से बचा। ये कोई बड़कपन नहीं है कि जी, लेकिन जब अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए, सिर्फ हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, तो अगर ज़रूरत पड़ जाए तो फिर पीछे नहीं हटना। लेकिन ये नहीं है कि जी आप चैलेंज करते जाएं। इस्लाम में ये नहीं है कि आप कोई ताकत आपको मिल गई तो आप चैलेंज करते जाएं, ठीक है। तंग किया जाएगा तो और बात है, वो चैलेंज करेगा तो और, लेकिन ख़ुद से चैलेंज। तो ये आफ़ियत की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बचा ले, क्योंकि इम्तिहान चल रहा है। जब इम्तिहान हो रहा होता है तो अल्लाह ना करे कोई अगर हॉल के अंदर सपोज़ अगर लाइट चली जाती है तो उधर तो क्या आपके पास मार्जिन अगर है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा? अगर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा तो फिर तो ठीक है, नहीं दिया जाएगा तो क्या आप कर रहे हो यार, किसी से पेपर हो जाए, पसीनों पसीन हुए लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि पेपर हो जाए, बस या पेपर हो जाए। तो आफ़ियत की दुआ भी यही है, क्योंकि यह दुनिया इम्तिहान है। तो अल्लाह ताला बचते बचाते हमारा पेपर अच्छे तरीके से हम अटैम्प्ट कर लें, बचते बचाते पेपर में तवज्जो करनी ना। अगर आप कहीं तवज्जो करेंगे आपका पेपर चल रहा है तो मिस नहीं हो जाएगा सवाल। तो और दूसरा जो दुनियावी पेपर है उसका तो हमें पता भी चल जाता है, घड़ी लगी हुई कि इतना टाइम रह गया। ये तो पेपर भी ऐसा है कि इसका टाइम का भी नहीं पता, एकदम ही होना छोड़ दो जी, पेपर छोड़ दो जी, ख़त्म, चलो जी बस। और उसमें ये जिस तरीके से आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, इसमें भी जो भी पेपर्स कंप्यूटर पे होते हैं और टाइम बेस्ड होते हैं, टाइमर लगा होता है, टाइमर साथ साथ पता चल रहा होता है आपको। लेकिन जैसे टाइम ख़त्म होता है ना वो सॉफ्टवेयर बंद, खुद ही बंद। आपने अगर सेव की ऑप्शन थी कर लिया सेव, सो जो कुछ भी था तो ठीक है, नहीं तो वो आपको इंडिकेट नहीं करेगा कि जी इतना टाइम रह गया है। तो इसी तरीके से, लेकिन वहाँ पे तो टाइम नज़र आ रहा होता है ना इस पेपर में कि इतना टाइम रह गया, क्लॉक चल रहा होता है इतना टाइम। लेकिन ये जो दुनिया जो है टाइम इसका भी चल रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि टाइम कब ख़त्म होगा। तो अब उसके लिए तो आफ़ियत की दुआ बनती नहीं है कि अल्लाह ताला हमें बचा ले, बस बचा ले हमें, हम किसी इम्तिहान हमारा सही तरह चलता रहे, किसी और तरफ हमारी तवज्जो ना हो, ठीक है। तो स्टूडेंट अब ये जो चैप्टर नंबर 12 है इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से, फिर ही इसने सॉल्व होना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 12 से ही अब प्रोग्राम का चांस है। अब जो पेपर नहीं हुए तो उसमें भी पेपर में यही था कि चांस यही था कि चैप्टर नंबर 12 से ही प्रोग्राम आना था। अब ज़्यादातर यही हो रहा है कि प्रोग्राम्स, तो अब इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे तो फिर ही सॉल्व होगा। अब इसमें देख लें कितने ज़्यादा एग्जांपल्स आ रही हैं, कितनी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, इसकी प्रैक्टिस करें। नॉर्मल जिस तरह प्रोग्राम लिखा होता है पहले उस तरह ही, बिल्कुल पहले उसी तरह चलाते हैं, ऐसे उसको चेंज नहीं करते, पहले उसी तरह चलाएँ। और उसके बाद जो है फिर जब एक दफ़ा चल जाए, आउटपुट आ जाए, देखें ना कोई एरर हो सकता है, लिखते हुए एरर आ गया, सिंटेक्स एरर बन गया, कोई लॉजिकल एरर ही हो गया, कंडीशन आपने 1 से लेकर 5 तक लेके जानी थी, 5 से 1 कर दिया, इंक्रीमेंट नहीं किया, डिक्रीमेंट करना था, वो लूप इनफिनिट हो गया, टर्मिनेट हो गया, फिर दोबारा चलाया। तो ये एरर जब सॉल्व हो जाए तो पहले एज इट इज जिस तरह प्रोग्राम कहा जाता है उसी तरीके से चलाते हैं। जब चल जाता है नॉर्मल फिर चेंज किया करें कि ये चेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों चीज़ें रिक्वायर हैं, जो भी एग्जांपल्स बताई जा रही हैं वो प्रोग्राम चलाने ही चलाने हैं, और उसके बाद जब प्रोग्राम चल जाता है तो फिर चेंज करके भी उसको चला के देखें क्या आउटपुट आ रही है। तो अब जो है सेंट्रल वैल्यू हमने देखी थी, प्रैक्टिस की,
उसके बाद जो आगे जो है अब जो मज़ीद कुछ टॉपिक छोटे रह गए हैं वो चैप्टर नंबर 12 के उसको देखते हैं और फिर इसीलिए इसके MCQs जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अब अगला टॉपिक जो है वो टाइप कास्टिंग जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसको मज़ीद डिटेल में ज़रा ज़्यादा नॉलेज के हवाले से देख लेते हैं टाइप कास्टिंग। अब ये टाइप कास्टिंग का हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू की जो डाटा टाइप है उसको कन्वर्ट करना ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक। अब वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन है, अगर वो वेरिएबल है तो उसकी टाइप वही रहेगी, लेकिन एग्जीक्यूशन में जाकर वो जो वैल्यू की टाइप, क्योंकि वेरिएबल जो है वेरिएबल की भी तो आगे वैल्यू ही होती है ना, ठीक है। हम a+b जब करते हैं तो a और b को थोड़ी हम ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन इंग्लिश उसकी वैल्यू को, वेरिएबल है उसकी वैल्यू को ऐड कर रहे होते हैं। तो अब वो जो डाटा टाइप, उस वैल्यू की जो डाटा टाइप है उसको कन्वर्ट करना एग्जीक्यूशन के दौरान करते हुए या कन्वर्ट करके इसको एग्जीक्यूट किया जाए, इस प्रोसेस को टाइप कास्टिंग कहा जाता है। टाइप कास्टिंग कैन बी परफॉर्म 2 वेज, एक इम्प्लिसिट जो एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली खुद ही कन्वर्ट कर देता है, और एक होता है एक्सप्लिसिट जो प्रोग्रामर जो है वो खुद कमांड के ज़रिए कुछ लिख कर टाइप बदल देगा वैल्यू की, ठीक है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या है? इम्प्लिसिट का मतलब है ऑटोमेटिक। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इज परफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय द सी कंपाइलर। द ऑपरेंड्स इन अर्थमेटिक ऑपरेशन मस्ट बी सिमिलर टाइप। अर्थमेटिक ऑपरेशन में जो ऑपरेंड्स हैं एक ही टाइप के होने चाहिए। अगर वो एक टाइप के नहीं हैं ऑपरेंड्स, तो फिर वो जो लोअर डाटा टाइप है वैल्यू, जो वेरिएबल जो लोअर डाटा टाइप को बिलोंग करता है, तो उसकी टाइप जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा हायर डाटा टाइप में। तो ये ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट कर देगा, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या है, अब ये देख लें, ये देखें, ये करैक्टर जो है एक वेरिएबल करैक्टर टाइप का, एक इंटीजर का है, तो करैक्टर टाइप जो है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये लोएस्ट डाटा टाइप। इस तरीके से अगर एक इंटीजर टाइप का है तो एक लॉन्ग टाइप का है, तो इंटीजर टाइप को लॉन्ग टाइप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी जो भी डाटा टाइप है, एक ऑपरेंड, दोनों ऑपरेंड एक तरह के एक ही टाइप के होने चाहिए, लेकिन अगर उनकी टाइप फ़र्क है तो जो लोअर डाटा टाइप का जो वेरिएबल जो वैल्यू है उसको हायर टाइप का जो ऑपरेंड है उस टाइप में कन्वर्ट खुद ही ऑटोमेटिकली कर दिया जाता है। इसको कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ऑटोमेटिकली हो जाता है। जो हमने एग्जांपल्स में किया भी था कि जब हम डिवाइड कर रहे थे, एक इंटीजर का ही था, दूसरे जो ऑपरेंड उसको हमने फ्लोट में किया था प्रोग्रामर के तौर पर एक्सप्लिसिटली, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को, टाइप कास्टिंग का ये ऑर्डर है, इसको ज़हन में रखें। एक्सप्लिसिट कास्टिंग जो कन्वर्ट कर रहे हैं वैल्यू को दूसरी टाइप में, प्रोग्रामर अगर करे, एक्सप्लिसिट कास्टिंग इज़ परफॉर्म बाय प्रोग्रामर। इट इज़ परफॉर्म बाय यूजिंग कास्ट ऑपरेटर। कास्ट ऑपरेटर के ज़रिए किया जा सकता है। और वो क्या है? द कास्ट ऑपरेटर टेल्स द कंप्यूटर टू कन्वर्ट द डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू। क्या करते हैं? सिंटैक्स क्या है जी? सिर्फ टाइप ही आप वो ब्रैकेट के अंदर जो स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स हैं वो लिखना है और जिसको आपने बदलना है। सिंटैक्स ऑफ यूजिंग कास्ट ऑपरेटर ऐसे है, जैसा फ्लोट है ना, फ्लोट लिखेंगे ये पेरेंथेसिस के अंदर और जिस वेरिएबल का नाम जिसको आपने कन्वर्ट करना है वो लिख देंगे। एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है तो उसको बदल देगा। इट इंडिकेट्स द डाटा टाइप ऑफ विच ऑपरेंड इज़ टू बी कन्वर्टेड, कि आप ऑपरेंड जिस टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो उस टाइप यहाँ पे पेरेंथेसिस में टाइप लिख देंगे। और जिसको एक्सप्रेशन क्या है, ये कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, जिसकी डाटा टाइप को आपने कन्वर्ट करना है। तो वो डाटा टाइप को जो टाइप आपने पहले पेरेंथेसिस में बताई है उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फिर उसको एग्जीक्यूशन जो करनी है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब ये A program that divides two float variables and find the remainder by using explicit casting। तो explicit casting के ज़रिए
दो फ्लोट वेरिएबल्स को आप डिवाइड करें और इसका रिमाइंडर दिखाएंगे। अब ये देखें, इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। दो फ्लोट टाइप के बता दिए, इंटीजर टाइप के, a इज इक्वल टू 10.3, फ्लोट टाइप का b फ्लोट टाइप का, उसकी वैल्यू रखवा दी। अब ये देखें c जो है किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। अगर आप यहाँ पे ये int और int ये नहीं लिखते तो बाकी रिमेनिंग क्या बनेगा, a रिमाइंडर b। तो ऐसे नहीं हो सकता, रिमाइंडर के लिए आपको इंटीजर टाइप के ऑपरेंड्स बताने पड़ते हैं, तो ये एरर आ जाएगा। इसके लिए अब आप क्या कर रहे हैं, जो a किस टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का, आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं एग्जीक्यूशन करने के लिए। वैसे आपको पता है वेरिएबल a जो फ्लोट टाइप का बना दिया है तो उसकी टाइप इस प्रोग्राम में फ्लोट ही रहेगी, लेकिन आप एग्जीक्यूट करते हुए उसकी टाइप को बदल रहे हैं। अब b जो है वो भी फ्लोट टाइप का है तो आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब ये दोनों इंटीजर हो गए, तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो उसका जवाब c में स्टोर किया जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये इंटीजर में कन्वर्ट किया, ये 0.3 मिस हो गया। तो 10 को जब 5 पे आप करेंगे डिवाइड तो बाकी रिमाइंडर 5 2 10 हो जाएगा ना। तो जवाब क्या हमारे पास आ जाएगा, रिज़ल्ट इज़ ज़ीरो। रिज़ल्ट इज़ ज़ीरो क्योंकि ये इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट दिया। जब 10 को रिमाइंडर 5 करेंगे तो 5 को 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो बाकी तो कुछ भी नहीं बचा। तो सी के वेरिएबल में ज़ीरो चला जाएगा। आप ये इसको चेंज करके देखें, इंटीजर हटा के देखें क्या आता है जवाब। और लेकिन वो क्योंकि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो इंटीजर करेंगे तो उसने ट्रंकेट तो बाद में भी कर देना, ठीक है। तो ये इसको आप देखें, पहले इसी तरह चलाएं, फिर ये इंटीजर हटाएँ, आप देखें क्या जवाब आ रहा है। फिर ये सी को फ्लोट टाइप का बनाएं, फिर देखें क्या जवाब आ रहा है। यहाँ भी फिर %f लिखना पड़ेगा। इस तरीके से स्टूडेंट पहले ना जिस तरह आपको एग्जांपल जो होती है पहले एज इट इज़ चलाया करें, उसके बाद फिर चेंज किया करें। तो अब जो भी आपकी थिंकिंग है कि ये करके देखते हैं क्या होता है, ये पहले उसको नॉर्मल जिस तरह है पहले उस तरह चलाएं, फिर चेंज आपने जो करना है करें। तो स्टूडेंट इस चैप्टर नंबर 12 पे सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस रिक्वायर है। बार बार इन प्रोग्राम को चलाएँ, नॉर्मल चलाएँ, उसके बाद उसमें चेंज करके इसको चलाएँ, तो फिर ये चैप्टर 12 आपका इंशाअल्लाह सॉल्व हो जाएगा। सी लैंग्वेज में बोर्ड के पेपर में 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उसमें से 2 करने होंगे और एक प्रोग्राम लाजमी होता है, और ज़्यादातर चांस होता है कि ये चैप्टर नंबर 12 से ही प्रोग्राम आएगा। अगर आप ये बिल्कुल इजी कह लेंगे सर जी हम ये प्रोग्राम जो है वो चैप्टर नंबर 12 से जो आना है उसको हम छोड़ देंगे चॉइस में, तो आप तो पेपर से पहले ही आप कह रहे हैं कि जी मैंने जो प्रोग्राम जो है उसको छोड़ ही देना है। तो ऐसा नहीं करना। उसमें कई दफ़ा होता है कि हमें प्रोग्राम की ज़रा सी मेहनत करें हमें आ जाता है। आप प्रोग्राम एज इट इज़ लिखेंगे तो पूरे 8 नंबर आ जाएंगे ना। थ्योरी में तो ये है कि कुछ मार्क्स कट जाने का भी चांस हो सकता है, लेकिन प्रोग्राम एज इट इज़, जिस तरह मैथ का क्वेश्चन है सही तरह कर दें पूरे नंबर, इस तरह प्रोग्राम लिख दिया पूरे नंबर। तो अब आप ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने प्रोग्राम की चॉइस ख़त्म कर दी और वो जो 2 क्वेश्चन थ्योरी वाले होने हैं, अब इसका मतलब एक एक टॉपिक आपको फिर याद करना है। कहीं से भी आ सकता है, चैप्टर नंबर 8 से आ जाए, 9 से आ जाए, और आपको ये कहा है कि चैप्टर नंबर 10 से भी चांस है कि पिछली दफ़ा जो है ये बोर्ड गुजरांवाला बोर्ड के अंदर जो है ये वो स्कैनएफ भी आ गया, वो चैप्टर नंबर 10 पे था। तो अब 8, 9, 10 तीनों चैप्टर्स हम तैयार करें एक एक टॉपिक, और फिर थ्योरी वाला क्वेश्चन वो चैप्टर 11 से भी आ सकता है कि ठीक है वो उसने प्रोग्राम नहीं दिया, उसने वो चैप्टर नंबर 12 से दे दिया, और एक प्रोग्राम वो थ्योरी वाला क्वेश्चन उसने 11 से दे दिया एक पहले। तो इसका मतलब है 8, 9, 10, 11 ये 4 चैप्टर जो हैं फिर आप डिटेल में करें, एक एक टॉपिक करें, तो फिर वो 2 क्वेश्चन हम करेंगे। और उसमें भी होता है कई दफ़ा वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, आंसर हमें पता होता है, तो ये 4 चैप्टर्स करें तो फिर ठीक है। अदरवाइज़ देखें अगर आप ये चैप्टर नंबर 12 की प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक ही चैप्टर है इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें से एक प्रोग्राम आ जाना, एक सवाल आपका अटैम्प्ट हो गया। तो अगर देखें अगर आता है तो फिर एक चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी तो हमारा अटैम्प्ट हो रहा है ना। फिर बाकी जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें फिर आपके पास एक चॉइस है कि जी एक करना है, एक प्रोग्राम जो आपने कर लिया, ठीक है। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करें। तो अब जो है हमारे पास
ये आखिरी टॉपिक जो है वो हमारा रह गया है, वो अब है गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट, फिर इसके MCQs हम देखेंगे। अब देखें, पता क्या था, जब प्रोग्रामिंग जब आई, जब स्टेटमेंट्स आई, ऐसे तो नहीं ना होता कि स्टार्ट में स्टेटमेंट जो हैं वो मैक्सिमम आ गई। पहले कंप्यूटर ही कम इस्तेमाल किया जाता था, तो फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ गया, फिर फैसिलिटीज़ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर में प्रोवाइड की गई ना, कंप्यूटर फिर आगे फंक्शनलिटी दे रहा था। तो हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर 3 टाइप्स हमने पढ़ी हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन और रिपीटेशन। अब ये इसी फ्लो में स्टेटमेंट आती होंगी ना, कि पहले एक एक दो लाइनों का, पहले एक लाइन ही चलाई जाती थी, जैसा डॉस का स्टूडेंट का आपको पता है। फिर कहा जी कोई लाइनें कंबाइन हो जाएं, तो 2 लाइनें हो गई, 3 लाइन, आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ेगा ना। फिर वो सीक्वेंस में लाइनें 10 लाइनें लिखती हैं और 10 की 10 लाइनें चल रही हैं। फिर प्रोग्राम पढ़ना शुरू हो, फिर हो गया कि हाँ अब जो मैं कहूँ वो लाइन चले, जो मैं कहूँ वो लाइन ना चले। तो फिर क्या, अगला कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या आ गया, सिलेक्शन। तो उसकी कमांड्स आनी शुरू हो गई कि हमारे पास इफ़ आ गया, इफ़ के क्लॉजेज मुख्तलिफ स्टाइल आ गए, फिर स्विच आ गया। फिर आया कि यार ये मैं जो भी करता हूँ वो लाइन चले या ना चले, चलती एक दफ़ा ही है, दोबारा नहीं चल सकती। तो हमारे पास कोई ऐसा वे हो कि जब मैं लाइन या एक से ज़्यादा लाइंस जो हैं एक से ज़्यादा दफ़ा चलाना चाहूँ, तो फिर लूप से पहले गो टू स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड की गई। गो टू स्टेटमेंट, और उससे पहले इफ़ तो था ना हमारे पास, देखें ना, फिर सीक्वेंस के बाद सिलेक्शन वो था। अभी रिपीटेशन की स्टेटमेंट नहीं आई थी, लूप्स नहीं थे, इफ़ तो मौजूद था। फिर गो टू स्टेटमेंट आई, तो फिर इफ़ और गो टू को मिलाकर लूप बना दिए गए, लूप बन जाता था उससे। लेकिन जब लूप्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ गई, तो फिर लूप की मज़ीद स्टेटमेंट्स, ये जो हर एनवायरनमेंट में वाइल डू वाइल फॉर, फिर प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो अब ये हम गो टू स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। अब गो टू स्टेटमेंट जो है वो इफ़ के साथ अगर कंबाइन करके इस्तेमाल किया जाए तो लूप ही बन जाता है। ठीक है, अब गो टू स्टेटमेंट, इससे रिलेटेड हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट अगर क्वेश्चन करेंगे तो ये हमारे पास इसकी थ्योरी बन जाएगी, गो टू का शॉर्ट क्वेश्चन। गो टू स्टेटमेंट परफॉर्म्स एन अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल टू दी नेम लेबल। आप किसी एक जगह लाइन पर कोई एक लेबल लगा देंगे, कोई एक नाम रख देंगे उस जगह का, उस लाइन का। तो गो टू स्टेटमेंट की मदद से आप जो है उस लाइन तक, उस जो आपने लेबल जहाँ लगाया हुआ है, अभी हम ये एग्जांपल से इसको सॉल्व कर लेंगे ना। तो ये अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल, यानी अब आप कंडीशन के बगैर भी अब आप उस लाइन पर जा सकते हैं कि ये लाइन दोबारा चल जाए, जो लाइन पहले चला ली हुई है। अब ऊपर है, ऊपर का मतलब है वो लाइन पहले जहाँ पे कंट्रोलर से पहले वाली लाइन है, वो जो चल चुकी है, आप उसको दोबारा चलाना चाह रहे हैं। तो फिर अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल अगर आप इफ़ के साथ इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल आ जाएगा। एक लाइन जो चल गई आप उसको दोबारा चला रहे हैं। ठीक है, तो ये अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल अगर आप इफ़ की मदद से कर लेते हैं तो ये फिर कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। आप अगर इफ़ नहीं करें तो भी ये अनकंडीशनल ट्रांसफ़र, जो लाइन चल गई है दोबारा चला रहे हैं। लेबल जो है, जो ब्लॉक है उसी के अंदर ही होगा। लेबल इज़ मीनिंगफुल। लेबल जो आप लगाएंगे, जो एक लाइन का कोई नाम सा रख लेंगे, लेबल लगा देंगे, वो सिर्फ गो टू के लिए ही मीनिंगफुल होगा। वैसे जो भी लाइंस हैं वो चलती रहेंगी, सिर्फ गो टू को ही, गो टू की मदद से ही आप उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं जो लाइनें पहले चल गई हैं। अदरवाइज जिस तरह स्विच है, स्विच के अंदर जो है, या डू वाइल जो है, उसके अंदर जो है अगर आप एंट्री, तो स्विच के अंदर वो कंडीशन उसी में होती है, ब्रेक नहीं लगाते तो बाकी सारी लाइनें चलती रहती हैं। इसी तरीके से जो लेबल जो है वो गो टू की मदद से इस पॉइंट तक पहुंचा जा सकता है। अदरवाइज़ वो लाइनें जो गो लेबल के आगे लिखी हुई हैं वो चलती रहेंगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये अभी हम इसको एग्जांपल से देख लेते हैं, फिर ये इसका सिंटैक्स या जनरल फॉर्म। ये अगला शॉर्ट क्वेश्चन, जनरल फॉर्म ऑफ द गो टू स्टेटमेंट इज़ एज फॉलोज, गो टू लेबल, और फिर ठीक है, ये अभी एग्जांपल से भी क्लियर हो जाए। देखें, ये देखिए,
ये देख, ये प्रोग्राम, इसको देखते हैं। एक नम टाइप का, नम एक वेरिएबल बनाया फ्लोट टाइप का। अब ये जो लाइन है ना, ये जो भी लाइन है, इस लाइन का एक नाम रख दिया, इसका नाम है पॉजिटिव। ये वो जो आइडेंटिफायर जो हैं, जो उसके रूल्स हैं, वो यहाँ पे भी वही अप्लाई होते हैं। वो नाम रखा और ये कोलन लगाएंगे, तो इस लाइन का एक नाम रख दिया पॉजिटिव। जैसा वेरिएबल बनाते हैं, आइडेंटिफायर बनाते हैं, तो वो आप कोई नाम रख सकते हैं, कोलन लगाना है। इस लाइन का, इस पॉइंट का, इस जगह का एक नाम रख दिया पॉजिटिव। लेकिन ये लाइनें ये चलती जा रही हैं, एग्जीक्यूट होती जा रही हैं। एंटर ए पॉजिटिव नंबर, आपने कोई एक नंबर एंटर किया और फिर जो है नंबर एंटर किया, और आप वो जो नंबर एंटर कर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं कि अगर वो नंबर जो है 0 से कम एंटर किया है, यानी नेगेटिव वैल्यू एंटर की है, तो फिर दोबारा कंट्रोल वैसे तो नीचे जाता है ना, लेकिन वो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, दोबारा इस लेवल पे कंट्रोल फिर दोबारा चला जाएगा, कंट्रोल इधर आ जाएगा। यानी जैसे ही आपने नेगेटिव वैल्यू एंटर की है, दोबारा इस पॉइंट पे आ गए, अब फिर आपको मैसेज नज़र आ गया, प्लीज़ एंटर ए पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर जो है फिर आपने एंटर, फिर आपने नेगेटिव नंबर एंटर कर दिया, फिर वो आपसे पूछ जा रहा है पॉजिटिव नंबर दो। जब तक आप पॉजिटिव नंबर नहीं देंगे, ये जो लाइन जो है ये चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। आप जैसे ही आप पॉजिटिव नंबर देंगे, पॉजिटिव नंबर दे दिया ना, ये लेस देन 0 है, तो दोबारा अगर पॉजिटिव नंबर दिया तो फिर उस नंबर का वो स्क्वायर रूट प्रिंट कर देगा। SQRT के लिए आपको पता है math.h लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, ये इसको हम प्रैक्टिस में भी देख लेंगे। तो ये हमारे पास ये, अब गो टू की मदद से अब देखें, ये आपने इफ़ इस्तेमाल किया और गो टू इस्तेमाल किया, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ था अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, तो ये जब इस इस्तेमाल किया तो ये कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल आ गया। अब ये लूप सा नहीं बन गया, इसमें कोई वाइल, डू वाइल, फॉर लूप लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने इफ़ और गो टू की मदद से लूप से ही बन गया कि जैसे ही आप 0 से कम वैल्यू एंटर करेंगे तो दोबारा से पूछ रहा है एंटर पॉजिटिव नंबर। आप ठीक है, आप नेगेटिव वैल्यू देते जाएँ, ये लाइन चलती जाएगी बार 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 बार, ये लूप सा नहीं हो गया, ठीक है। तो ये इफ़ और गो टू की मदद से, लेकिन जब लूप की रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो फिर लूप की स्टेटमेंट्स आई, ठीक है। तो ये हमारे पास था। अब इसको देख लेते हैं और फिर वो एक्सरसाइज को, इसके जो प्रोग्राम्स हैं उसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर MCQs की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो हम ये चला रहे थे उसको हम देखते हैं। ये लास्ट टाइम हमने एक्सप्रेसिव कास्टिंग कर लिया था। ये है हमारे पास गो टू स्टेटमेंट। गो टू इज़ अ जंपिंग स्टेटमेंट है। ये भी हमारे पास, हम किसी जो एक स्टेटमेंट चला चुके होते हैं, दोबारा चलाना चाहें तो हम चला सकते हैं। इन सी लैंग्वेज विच ट्रांसफर्स द प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट वेयर लेबल इज़ डिफाइंड। जहाँ पे लेबल आपने लिखा होता है, डिफ़ाइन किया होता है, तो वहाँ पर कंट्रोल दोबारा चला जाता है। गो टू स्टेटमेंट कैन ट्रांसफर द प्रोग्राम्स विद इन द सेम लॉग एंड देयर मस्ट बी अ लेबल वेयर यू वांट टू ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स कंट्रोल। अगर पहले लिखा हुआ है तो जो लाइनें चल चुकी हैं, तो इसका मतलब वो लाइनें जो चल चुकी हैं वो दोबारा चला रहे हैं। बाद में लिखा हुआ है तो लाइनें कुछ स्किप हो जाएंगी और अब एक पॉइंट पे चले जाएंगे, आपकी मर्ज़ी। जनरल फॉर्म गो टू स्टेटमेंट का क्या है, गो टू लेबल, तो फिर ये लेबल आगे स्टेटमेंट आप लिख देते हैं। ये प्रोग्राम, ठीक है, ये वही हमारे पास को हम देखेंगे। इसकी प्रैक्टिस भी एंटर पॉजिटिव नंबर, तो अगर जब आप नेगेटिव नंबर दे रहे हैं तो दोबारा वो आपसे दोबारा पूछ रहा है पॉजिटिव नंबर देते जाएँ, फिर ये वही देंगे तो जान छुटेगी। तो हमारे पास ये प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब ए प्रोग्राम दैट यूजेस द इफ़ एंड गो टू स्टेटमेंट टू डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना, लेकिन इफ़ और गो टू की मदद से। अब इसमें कोई लूप नहीं है, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। अब एक नंबर 1, तो ये इसने 1 प्रिंट किया, फिर 1 एक ऐड किया, 2 हो गया। अब फिर आप क्या कर रहे हैं, अगर 5 से कम है वो नंबर, अभी तो 2 है ना, 5 से कम है, तो वो इस लेबल पे चला जाएगा, इस पॉइंट पे चला जाएगा। फिर उसने वो 2 प्रिंट किया, वैल्यू बढ़ गई, 3 प्रिंट किया, वैल्यू बढ़ गई। जब अगर 5 से कम है तो ये प्रोसेस वो प्रिंट करी जाएगा, अदरवाइज़ वो
नीचे लाइन गेट स्टेज पे चला जाएगा, तो 1 से लेकर 5 तक इफ़ और गो टू की मदद से देखें हमने प्रिंट कर लिया। अब इसमें तो कोई वाइल, डू वाइल और फॉर तो नहीं है ना, तो ये देखें इफ़ और गो टू की मदद से ये लूप ही बन गया, ठीक है। लेकिन अब जब ज़रूरत बढ़ती गई, मुख्तलिफ स्टाइल के प्रोग्राम स्टेटमेंट बार बार हमें चलाने की ज़रूरत पड़ी, तो फिर लूप की स्टेटमेंट्स आ गई, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 जो हम कह रहे हैं वो ये प्रिंट कर रहा है, ये ठीक है। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है, लेकिन अब उससे पहले हम ये इसको देख लेते हैं कि हमारे पास ये गो टू के स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये इसकी प्रैक्टिस हम अगर करते हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट ने जो आपको कहा था, ये टाइप कास्टिंग का हमारे पास प्रोग्राम, ठीक है। ये जो हमने इसको पहले देख लेते हैं, देखें ये जो प्रोग्राम चलाया, तो देखें ये रिज़ल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। ये जो मैं आपको कहा था कि आप इसको चेंज करके देखें, अगर ये इसको हम बदलते हैं, ये अगर मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये आपको कहा था ना कि आप इसको चलाएं, ये एरर आ जाएगा, ठीक है। ये एरर आ जाएगा कि ये इलीगल यूज़ ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट, कि ये नहीं हो सकता क्योंकि आपको दोनों इंटीजर टाइप के ही वेरिएबल बताने हैं। तो फिर ये आपके वेरिएबल, क्योंकि ए और बी दोनों जो हैं ये फ्लोट टाइप के वेरिएबल हैं, तो रिमाइंडर ऑपरेटर इसके साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ही ये हमारा जो प्रोग्राम ये चलेगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ऑल्ड बैक स्पेस होता है, यहाँ पे अनडू जो है ना, यहाँ पे ऑल्ड बैक स्पेस है, ये देखें मैं ऑल्ड बैक स्पेस ही प्रेस कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास जो अनडू जो है वो उसकी ऑप्शन जो है, ये देखें ये अनडू के लिए यहाँ पे की ऑल्ट बैक स्पेस होती है। तो ये हमारे पास ये प्रोग्राम था। इसके बाद हमने ये प्रोग्राम चलाया, इसके बाद हमारे पास गो टू की हमने इस्तेमाल की थी, ये देखें, इसको देख लेते हैं। ये प्रोग्राम कि पॉजिटिव नंबर एंटर करें, पॉजिटिव नंबर नहीं एंटर करेंगे तो वो पूछ ही जाएगा बार बार आपसे। देखें इसको चलाते हैं, प्रोग्राम चलाया, अब ये मैं लिख रहा हूँ -9, तो देखें फिर वो पूछ रहा है आपसे कि पॉजिटिव नंबर -6, ये चलता जाएगा। जब सेंटेंस ये जब तक नहीं है सेंटेंस लूप में चले जाना है। मैंने लिखा फिर 8, तो उसने देख लें ये उसका स्क्वायर रूट उसने ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। दोबारा प्रोग्राम चलाएं, 16, तो ये 16 का जो स्क्वायर रूट जो है वो 4 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये प्रोग्राम, ये देख लें, इस प्रोग्राम को आप चलाएं, ये गो टू के हवाले से था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और जो था, ये देखें, ये हमने कहा था कि जी इफ़ और गो टू की मदद से लूप ही बन गया, इफ़ और गो टू की मदद से लूप ही हमने बना लिया। तो प्रोग्राम चलाएंगे तो ये देखें 1 2 3 4 5 प्रिंट कर रहा है। अब ये देख लें, यहाँ पे कोई हमने लूप तो नहीं इस्तेमाल किया ना, वाइल, डू वाइल, फॉर कुछ भी नहीं, तो अब गो टू की मदद से आपने लूप तो बना दिया, ठीक है। तो ये जो है ये देख लें, इसकी आप प्रैक्टिस करें। तो ये इसमें तो नहीं है, लेकिन प्रोग्राम में तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये कहेगा ये फॉर गो टू की मदद से, लेकिन वो आगे प्रैक्टिकल में हो सकता है। लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस तो करनी, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन भी तो है ना इसमें, कि जी गो टू का शॉर्ट क्वेश्चन फिर उसका सिंटैक्स हो सकता है। तो ये देख लें, तो जब रिक्वायरमेंट बढ़ गई लूप्स की, तो फिर लूप की स्टेटमेंट फिर आई, फिर वाइल, डू वाइल, फॉर लूप आ गया, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ क्लॉजेस स्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था। अब आगे मज़ीद अब हम देखते हैं, ठीक है, वर्किंग देखते हैं।
ये हमने तो प्रोग्राम था जो चलाया, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट किया गया। अब स्टूडेंट हमारे पास एक टॉपिक है कंटिन्यू, ठीक है। अब ये कंटिन्यू जो है ये आपको कहीं कोने पे टेक्स्ट बुक में कहीं नज़र आएगा, लेकिन ये कंटिन्यू जो है स्टेटमेंट एक है, इस पर भी हमने तवज्जो करनी है, लाजमी करनी। ये क्या है? कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग वर्क समवट लाइक दी ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट आपको पता है, जब ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, स्विच में हमने इस्तेमाल किया है, उसको लूप में इस्तेमाल करके देखेंगे हम। स्विच में जब ब्रेक इस्तेमाल करते हैं तो बाकी जो भी लाइंस हैं वो जो स्विच के अंदर लिखी होती हैं वो उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, ब्लॉक टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन कंटिन्यू जो है ये इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग टर्मिनेशन, ब्रेक में क्या होता है कि बाकी ब्लॉक में कोई स्टेटमेंट मज़ीद अगर मौजूद होती हैं वो एग्जीक्यूट उनको नहीं किया जाता, लेकिन कंटिन्यू क्या होता है? इट फोर्सेस द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप टू टेक प्लेस। वो नेक्स्ट आइटरेशन जो लूप दोबारा चलना है उसको दोबारा चला दिया जाता है, स्किपिंग एनी कोड इन बिटवीन। जहाँ पर ये स्टेटमेंट इस्तेमाल, कंटिन्यू का लफ्ज़ लिखा जाता है, स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है, तो जो क्लोजिंग ब्रेस है लूप की उसके दरमियान अगर कोई स्टेटमेंट लिखी भी हो, यानी कंटिन्यू और क्लोजिंग ब्रेस के दरमियान कोई लाइन स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। कंट्रोल आइटरेशन पे लूप दोबारा चल जाएगा, लाइनें जो लिखी हुई हैं वो लिखी रहेंगी, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। कंटिन्यू क्लोजिंग ब्रेस के दरमियान जितनी भी लाइन स्टेटमेंट लिखी हुई हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब ब्रेक भी ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन इसका फ़र्क जो है ये लूप्स के हवाले से फ़र्क हो जाएगा कंटिन्यू का, ठीक है। फॉर दी फॉर लूप, अगर फॉर लूप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंटिन्यू स्टेटमेंट कॉजेज द कंडीशनल टेस्ट एंड इंक्रीमेंट पोर्शन ऑफ द लूप टू एग्जीक्यूट। वो क्या करेगा? अगर आप फॉर लूप इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर लूप के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे तो वो जो आपका जो इंक्रीमेंट पोर्शन है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी कर रहे हैं उसके बाद कंडीशन को चेक कर लिया जाएगा। यानी स्टेटमेंट अगर ब्लॉक के अंदर कोई चलने वाली रहती हैं और आपने कंटिन्यू इस्तेमाल कर दी, एग्जांपल से हम देखेंगे, तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी, डायरेक्ट ही कंट्रोल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी कर रहे हैं उसको कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप वाइल और डू वाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा? कंटिन्यू स्टेटमेंट कॉजेज द प्रोग्राम कंट्रोल टू पास थ्रू दी कंडीशनल टेस्ट। लेकिन अगर आप वाइल और डू वाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंट्रोल डायरेक्ट किस पे चला जाएगा? कंडीशन पर चला जाएगा। फॉर लूप में क्या हो जाएगा? कॉजेज द कंडीशनल टेस्ट एंड इंक्रीमेंट पोर्शन ऑफ द लूप टू एग्जीक्यूट। इंक्रीमेंट करने के बाद कंडीशन को टेस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन वाइल और डू वाइल में अगर कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं तो डायरेक्ट कंट्रोल कंडीशन पे चला जाएगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगर कोई हो रहा है, होना था, तो वो नहीं होगा, मे बी लूप इन्फिनिटी ना हो जाए, ठीक है। तो ये इस बात को ज़हन में रखें। कंटिन्यू बस कंटिन्यू का आपने ये वर्ड ही इस्तेमाल करना और सेमीकोलन, ये लूप के साथ इसका इफेक्ट आएगा। इसका जो कंट्रोल, ये फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट, कंडीशनल कोड, अब ये कंडीशन आ जाएगी, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू तो दोबारा ही चला जाएगा। कंटिन्यू क्या करेंगे? अगर कंटिन्यू लिखते हैं हम तो वो डायरेक्टली कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। वैसे तो सारी लाइनें चल रही हैं ना, लेकिन अगर आप कंटिन्यू लिख देते हैं, अगर कोई लाइनें कंटिन्यू के बाद कहीं लिखी हुई हैं तो यहाँ पे तो वो उनको चलाया नहीं जाएगा, डायरेक्ट कंट्रोल कंडीशन पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसको आप अभी हम एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल इस पे तो करते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ये देखें, ये फॉर लूप की वजह से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये देखें यहाँ पे ये लूप चल रहा है 1 से लेकर 5 तक, और ये हेलो वर्ड प्रिंट करता जा रहा है अगली लाइन पे। कंटिन्यू अगर आप करते हैं तो ये इंक्रीमेंट पोर्शन पे चला जाएगा, ये हेलो वर्ड प्रिंट करेगा 5 दफ़ा, उसके बाद इसे नॉलेज इज रिक्वायर्ड प्रिंट करेगा। The above example has 2 printf statement, 1 statement before the continue statement और एक उसके बाद है।
ये देखें, एक स्टेटमेंट पहले है और एक उसके बाद है, ठीक है। द सेकेंड स्टेटमेंट इज नेवर एग्जीक्यूटेड, क्यों? दिस इज बिकॉज ईच टाइम कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड द कंट्रोल मूव्स बैक टू द स्टार्ट ऑफ द बॉडी, सो नॉलेज इज रिक्वायर्ड इज नेवर डिस्प्लेड। देखें, ये इसने प्रिंट ही नहीं करना। हेलो वर्ड होता है, कंटिन्यू क्या करता है? इंक्रीमेंट पे ले जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो ये यहीं पर ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होनी, क्योंकि हमने क्या बात की हुई है, कंटिन्यू और क्लोजिंग ब्रेस के अंदर अगर कोई स्टेटमेंट लिखी होती हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होती। अब क्योंकि फॉर लूप में इंक्रीमेंट ऊपर है, यहाँ होता, यहाँ अगर ना लिखते तो इंक्रीमेंट नहीं होना था, लेकिन यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है फॉर लूप में, तो इसने इंक्रीमेंट पोर्शन में चला जाना है। वहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो उसने चला जाना है, तो इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। तो ये एक से लेकर 5 दफ़ा जो है हेलो वर्ड इसने प्रिंट कर देना है। ये जो लिखा हुआ है आपने नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, ये प्रिंट ही नहीं होना, ये प्रिंट नहीं होगा। सो नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड इज़ नेवर डिस्प्लेड। अब कंटिन्यू जो एक और एग्जांपल अब वाइल में कर रहे हैं, ये देखें, अब ये देखें, ये इधर कंटिन्यू किया तो ये कंडीशन पे चला जाएगा। लूप इस्तेमाल कर रहे हैं वाइल या डू वाइल, तो इसने कंडीशन पे चले जाना है। तो लेकिन अब ये तो होगा ही नहीं, इंक्रीमेंट इसने करना ही नहीं है। तो अब क्या होगा, ये हेलो वर्ड ये प्रिंट करेगा और इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड प्रिंट करता जा रहा है। ये इस प्रोग्राम ने रुकना ही नहीं है, क्योंकि इंक्रीमेंट तो हो ही नहीं ना रहा। ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुई लाइन, तो ये दोनों ही नहीं हुई, तो फिर कंटिन्यू ऊपर जाएगा तो वेरिएबल की वैल्यू तो इंक्रीज़ हुई नहीं, तो हेलो वर्ड प्रिंट करता जा रहा है। लूप की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू तो बढ़ ही नहीं रही है, ठीक है। तो ये आपको हेलो वर्ड ही प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था। इसकी अगर हम कुछ प्रैक्टिस पे ज़रा सा देख लेते हैं तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसको देख लेते हैं कंटिन्यू का, तो ये ख़त्म हो जाएगा हमारा। ये हमारे पास जो प्रोग्राम था कंटिन्यू, ये देखें, ये एक प्रोग्राम, इसको देख लेते हैं। ये देखें, ये करेगा, अगर फॉर लूप की मदद से हम कर रहे हैं तो ये देखें, ये प्रोग्राम चलाते हैं तो इसने हेलो वर्ड जो है वो 5 दफ़ा प्रिंट किया, लेकिन वो नीचे जो नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड है वो प्रिंट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास कंटिन्यू का हमने ये कर लिया, ठीक है। और बाकी जो दूसरा जो है वो आप देख लेंगे, तो उसने वो इन्फिनिट नंबर ऑफ़ टाइम जो है वही प्रिंट करते रहना है, ठीक है। ये हमारे पास था, ये हमने ये प्रोग्राम चलाया। ये यहाँ पे हमारा आप ये लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है। तो मज़ीद अगले टॉपिक पे, अगले लेक्चर पे हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट, उसकी तवज्जो हमने करनी है, फिर MCQs देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें, और जो भी प्रोग्राम आपको बताए जा रहे हैं उसकी लाजमी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस लाजमी करनी है। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।